आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि हमें बीजगणितीय विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दिए गए समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। आपको याद होगा कि प्रतिस्थापन विधि के 3 चरण होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पहला चरण क्या होगा? जी हाँ, पहले चरण में हम किसी एक समीकरण जो सुविधाजनक हो को लेकर उसके एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। यहाँ हम समीकरण 1 को लेकर y को x के पदों में लिख लेते हैं और समीकरण 3 से निरूपित करते हैं। दूसरे चरण में चरण 1 से प्राप्त y के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, जिसे आगे हल करने पर x बराबर 7/15 मिलता है। अब तीसरे चरण में चरण 2 से प्राप्त x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर चर y का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिससे y बराबर 17/15 मिलता है। समीकरण 1 व 2 में x व y के मान रख हल करने पर सत्यापित किया जा सकता है कि x बराबर 7/15 तथा y बराबर 17/15 इस समीकरण युग्म का एकमात्र हल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के हल पूर्णांक नहीं हैं। जब रैखिक समीकरणों के हलों को निरूपित करने वाले निर्देशांक पूर्णांक न हों, तब ग्राफीय विधि का प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं होता, क्योंकि ऐसे बिंदुओं को ग्राफ पर पढ़ने में अक्सर गलती हो जाती है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल न कर किसी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले समीकरण 2 को लेकर चर x को y के पदों में लिखते हैं। अब x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें एक चर रहित असत्य कथन प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? यदि आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हुए चरण 2 में चर रहित एक सत्य कथन मिलता है, तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। और यदि चर रहित एक असत्य कथन मिलता है, तो मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे इस उदाहरण में हमें चर रहित असत्य कथन मिला है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस वीडियो में हमने दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। साथ ही हमने बीजगणितीय विधि के प्रयोग के महत्व को भी जाना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।